साथियों नमस्कार। टीम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने-माने बहुजन चिंतक प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब से। दिलीप मंडल साहब, शुक्रिया। स्वागत है कि आपका इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया आपके कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत-बहुत आभार। जी, आप आपको भी आभार। और मैं इससे पहले कि दिलीप मंडल साहब से मैं आपसे मुलाकात करवाऊँ, मैं बताना चाहूँगा कि दिलीप मंडल साहब जाने-माने पत्रकार हैं, सोशल मीडिया में मुखर होकर के हर मुद्दों पर खुल कर के लिखते हैं और उनकी कुछ किताबें हैं, उसके बारे में भी मैं आपको चाह रहा हूँ बताना बहुत ज़रूरी है। चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड, मीडिया का अंडरवर्ल्ड, कॉर्पोरेट मीडिया दलाल स्ट्रीट और अभी जो किताब आई हाल ही में अनसोशल नेटवर्क। ये सारी किताबें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है, मिल जाएगी। तो दिलीप मंडल साहब, मैं जैसा कि ये कार्यक्रम है पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे अतिथि हैं, उनके बारे में कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ आपका जन्म हुआ? आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ पर हुई? शुरुआती जीवन के बारे में। जी, जी। तो क्योंकि मेरे ख्याल से जो विचार है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति की जो बायोग्राफ़ी है और जो उसकी जिस इतिहास के जिस कालखंड में वो व्यक्ति रहा है, ये दोनों भी जानना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं अपने बारे में आपको ये बताऊँ कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर मेरा गाँव हुआ करता था इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब जी, बोकारो स्टील प्लांट बना तो हमारा गाँव जो है वो विस्थापित हो गया और उसकी ज़मीन जो है वो प्लांट के अंदर चली गई। मेरे पिता शिक्षक थे और शुरुआती पढ़ाई मेरी बोकारो में हुई और बाद की पढ़ाई दिल्ली में हुई है और इसके अलावा मैंने पीएचडी में भी इनरोल किया है खुद को जेएनयू में सोशियोलॉजी के लिए और मास्टर्स और बाकी पढ़ाइयाँ भी की हैं मैंने। और इसके अलावा अगर निजी जीवन की बात करूँ तो एक तरह से जब भारत में मंडल कमीशन लग रहा था, तो उस समय का जो दौर है वो हमने जिया और देखा है दिल्ली में रहकर, क्योंकि उस समय बहुत दिल्ली में आप जानते हैं कि मंडल कमीशन के दौरान कितना बड़ा उत्पात मचा हुआ था और जी, मेरे नाम के पीछे मंडल लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं उसके शुरुआती 5-7 साल मेरे लिए कितने भय के या खतरनाक वर्ष रहे होंगे जब मेरे नाम पर मंडल लगा हुआ है और उस समय लोगों को जिंदा वो जल भी रहे थे, जला भी रहे थे। सैकड़ों बसें जलाई जा रही थी, सड़कों पर उत्पात मचा हुआ था। तो वो दौर भी मैंने जिया है और जाति और समाज और इसको धर्म, इन तीनों के इंटरसेक्शंस को भी मैंने देखा है कि वो किस तरह से काम करता है। तो मेरा मुख्य रूप से जो काम है वो मीडिया के क्षेत्र में रहा है और मैंने 11 या 12 मीडिया संस्थानों में अलग-अलग जगह पर काम किया है और इसके अलावा मैंने पढ़ाया भी है 2 संस्थानों में, मुख्य रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और थोड़े समय के लिए भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा देश भर में कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लगातार व्याख्यान वगैरह दिए हैं, कई जगह सिलेबस वगैरह भी बनाया है और इसके इन क्षेत्रों के अलावा सोशल मीडिया को सामाजिक जागरूकता के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके कुछ प्रयोग मैंने किए हैं और उन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ और हमारी एक नई किताब भी इस बीच में अनसोशल नेटवर्क अभी लॉन्च होने वाली है। इस समय हालाँकि ना अमेज़न पर सोशल साइंसेस सेक्शन में वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जबकि हालाँकि वो किताब आई नहीं है, लेकिन उसकी बुकिंग काफ़ी हो रही है। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। जी, अब अगर जी। आप चाहें तो सीधे विषय पर हम लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से अपने बारे में बताया इसके लिए। तो मतलब साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि जब मंडल कमीशन आया और क्योंकि मंडल कमीशन अदर बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ को लेकर के था और उसमें जो उसकी जो सिफ़ारिशें थी, उसको लेकर के शुरुआत जीवन में काफ़ी शुरुआती दौर पर काफ़ी एक उलझन भरी स्थिति थी, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे और खुद जो लोग जिनको उनसे फ़ायदा भी मिलने वाला है, वो भी एक प्रकार से विरोध में उतरे हुए थे उस समय, ऐसा देखने के लिए आता है। समाज जो तबका है, वो तो था ही। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि
मंडल कमीशन को आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? क्योंकि उसका एक पहलू है कि उसमें जो सुविधाएँ दी गई हैं, सिफ़ारिशें वो तो है ही, लेकिन ये कहीं न कहीं एक चेतना भी एक वर्ग में चेतना भी जगाने का काम करता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मंडल कमीशन को जो सामाजिक उसका परिप्रेक्ष्य है, उसका जो असर है, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। एक तो मैं आपके प्रश्न को थोड़ा-सा मेरे ख्याल से उसको क्वालीफाई करने की ज़रूरत है कि जी, एक बात बार-बार बोली गई है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ, उस समय ओबीसी के भी लोगों ने उसका विरोध किया। तो मुझे लगता है कि ये शायद क्योंकि उस मूवमेंट को मैंने खुद रह के देखा है, उस मूवमेंट को एक तरह से प्रतिदिन देखा है और उसको उस पर मेरा पहला शोध कार्य भी उसी पर है और उसको उसकी लगभग हर सभाओं में और हर जगह पर और जहाँ भी उत्पात हो रहा था उन जगहों को मैं रिपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये एक बात गलत कही गई है कि ओबीसी के लोगों ने उसका विरोध किया था। ये ज़रूर है कि ओबीसी के लोग समर्थन में कम आए थे, इतना तो मैं मान सकता हूँ। कोई भी फैक्ट उस समय के सारे अखबार क्योंकि बहुत ऐतिहासिक और ये हड़प्पा काल की बात तो है नहीं, सब कुछ दर्ज है, सब कुछ लिखा हुआ और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ओबीसी के लोगों ने मंडल कमीशन का कहीं पर विरोध किया इसके प्रमाण मेरे पास नहीं है, किसी और के पास ये है तो उसको मैं देखना हमारे यहाँ चाहूँगा। बिलासपुर में जो है ना छत्तीसगढ़ में, जब ये मैं हुआ कॉलेज होगा, में था, हाँ, तो ये मैंने देखा है असल में, मैंने खुद हाँ, देखा इसलिए हाँ, बोला और जो हाँ। राजीव गोस्वामी जो जल करके खत्म हुए उसके विरोध में, वो भी खुद ओबीसी से आते थे, नहीं, इसके असल में। बारे में भी मेरे पास ऐसे कोई जानकारी है नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो उसका तथ्य हो। जी, और वो फिर बहुत सारे उस समय के बहुत किस्से भी हैं कि किसको जलाया गया और कौन जल गया का भी बहुत असल जी, में जी, उस समय बिल्कुल है। बची उस समय के क्योंकि अखबारों की क्लिपिंग अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय जी, बहुत लोग जले थे और बहुत लोग जला दिए गए थे जिनको कि मंडल कमीशन के विरुद्ध में आत्मदाह करके रिपोर्ट किया गया था। इसको लेकर बाकायदा प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट भी है कि किस तरह से हिंसा का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब इसमें ये तो खैर एक मामला है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंडल कमीशन है ये भारत की आधी आबादी या आधी से ज़्यादा आबादी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी परिकल्पना हुई है। क्योंकि जो संविधान है उसमें आर्टिकल 340 है जिसमें कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े रह गए हैं उनके विकास के का प्रोजेक्ट कैसे चलेगा इसका प्रावधान आर्टिकल 340 में है। और बाबा साहब जब रिजिग्नेशन देते हैं नेहरू कैबिनेट से तो उसमें 2 वजह उनकी वो बताते हैं, मुख्य रूप से 2 वजह हैं। उसमें एक वजह कि हिंदू कोड बिल लाने में बाधा उत्पन्न की गई कैबिनेट के सदस्यों द्वारा और दूसरा ये आर्टिकल 340 पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई उस पर पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो बाबा साहब भी ओबीसी के विकास को कितना महत्वपूर्ण मानते थे इससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि जी, देखिए ऐसे भी देश में अगर आधी आबादी विकास नहीं करेगी तो देश का विकास नहीं होगा, उसका अगर शिक्षा नहीं होगी तो देश अशिक्षित रह जाएगा। तो ये एक तरह से आर्टिकल 340 इसलिए आया था। तो आर्टिकल 340 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाबा साहब के इस्तीफे के बाद चूंकि चर्चा काफी हो गई और बढ़ गई तो फिर काका कालेलकर कमीशन बना, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको बोलते हैं। उन्होंने अपनी सिफारिश दी लेकिन काका कालेलकर ने बहुत गोलमोल किस्म की सिफारिशें दी। अपनी टिप्पणी में उन्होंने कह दिया कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है और आर्थिक आधार ये सब करके उन्होंने गोलमोल करके उन्होंने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ये करके नष्ट हो गया। कांग्रेस उस समय ये नहीं चाह रही थी कि पिछड़ा वर्ग को बहुत कोई अधिकार दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थे उस समय वो पूरे के पूरे सवर्ण को लेकर और साथ में दलितों को लेकर मुसलमानों को लेकर ये उनका कॉम्बिनेशन था। तो इसमें उनकी सुविधा ये थी कि क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ सुरक्षा चाहिए और दलितों को थोड़ा बहुत सम्मान देने से काम चल जा रहा था, बहुत शेयरिंग नहीं करनी थी, तो सारा कुछ जो रिसोर्सेस थे वो सवर्णों को देने में इस कॉम्बिनेशन में सुविधा है कि आप हुँ, इनको कुछ मूर्ति फोटो वगैरह दिखा दीजिए और मुसलमानों को कहिए कि आपको कोई मारेगा नहीं, आप सुरक्षित रहिए। तो रिसोर्सेस देने एक जगह पर एक्यूमुलेट करने की सुविधा हो गई थी। तो कांग्रेस क्योंकि उस समय प्रकाश की पार्टी थी या प्रकाश डोमिनेटेड पार्टी थी, वोट सभी लोग देते थे लेकिन जो लीडरशिप थी, जैसे आप उनके पहले सारे चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट देखिए, उन्होंने किस तरह से जज बनाए, कैसा कैबिनेट बनाया, तो आप देखेंगे कि वो या तमाम निगमों में सब जगह कैसे चेयरमैन बनाए। तो नेहरू कैबिनेट ने जिस तरह का देश बनाने की परिकल्पना की वो एक तरह से सवर्ण वर्चस्व वाले देश बनाने की उनकी परिकल्पना थी नेहरू की। ये जरूर था कि बाकी लोगों को समेटना है तो उसमें किनको समेटना है, दलितों और मुसलमानों को, जिनको ज्यादा देना नहीं पड़ता है क्योंकि उनके हुँ, अंदर अभी ग्रेजुएट्स कम थे, पढ़े लिखे कम लोग थे, तो वो पावर शेयरिंग नहीं मांग रहे थे, ठेकेदारी नहीं मांग रहे थे, वो बस चलाने के लिए बस स्टैंड पे कंट्रोल नहीं मांग रहे थे, माइनिंग नहीं मांग रहे थे, उनकी
वो स्थिति नहीं थी और मुसलमानों को देने की जरूरत नहीं थी, उनको तो आप सुरक्षा दे रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग को वो बहुत ज्यादा देने का उनका प्रोजेक्ट नहीं था। तो इसी के खिलाफ देखिए लोहिया की एक पॉलिटिक्स शुरू होती है, दक्षिण भारत में पेरियार और फिर द्रविड़ पॉलिटिक्स शुरू होती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पिछड़ा वर्ग का एक उभार होता है। तो पिछड़ा वर्ग फिर क्षेत्रीय दलों में और समाजवादी दलों में वो अपनी पॉलिटिक्स करने लगता है। इसी का दबाव में फिर इंदिरा गांधी की सरकार भी जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसमें पिछड़ा नेताओं की बहुत अच्छी हिस्सेदारी है। तो इस सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जो कि बीपी मंडल कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और बीपी मंडल ने 40 सिफारिशें कुल दी, जिसमें एक सिफारिश सिर्फ ये थी कि 27% आरक्षण दिया जाए ओबीसी को। ऐसे देना तो 52% चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऑलरेडी एक फैसला दे रखा है, अगर हम दे भी देंगे तो कोर्ट में फंस जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 27% अभी दे दीजिए। और बाकी उसी में उन्होंने कहा था कि हमारे पास डाटा नहीं है, तो डाटा हमने किसी तरह से 31 का जनगणना और कुछ सर्वे वगैरह करके डाटा कलेक्ट किया, उसके हिसाब से हमारे अनुमान के हिसाब से 52% ओबीसी हैं और उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति ये है, ये जातियां हैं। उन्होंने एक लिस्ट भी दे दी, इन जातियों को 52% है, इनको 27% आरक्षण देना चाहिए। तो ये एक सिफारिश सिर्फ लागू हुई। सिफारिशें काफी इसमें है, मतलब तमाम तरह की सिफारिशें हैं, जैसे कि ये है कि प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा में क्या मिलना चाहिए, जमीन कैसे देनी चाहिए, ये सारा कुछ उसमें है। इवन ये भी है कि जो भी प्राइवेट संस्थान सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, सस्ते में जमीन, सस्ता लोन, ये सब लेते हैं, टैक्स छूट लेते हैं, उनको भी आरक्षण लागू करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का प्रावधान उसमें है। तो मंडल कमीशन ने एक तरह से एक क्रांतिकारी काम ये किया कि जो हिस्सा राजकाज से दूर था उसको नेशन बिल्डिंग में उन्होंने हिस्सेदार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो बाद में अर्जुन सिंह आकर शिक्षा में भी उन्होंने ओबीसी आरक्षण दे दिया। तो ये एक नेशन बिल्डिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मंडल कमीशन ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई और इसका असर आज हम देखते हैं। जैसे किसी भी शहर का जो पुराना इलाका है, वहां आपको पिछड़े वर्ग के किसी का भी घर नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो नई कॉलोनियां बन रही हैं उसमें आपको पिछड़े वर्ग के कई लोगों के घर मिल जाएंगे। तो किसी भी देश में, किसी भी शहर में आप जाएंगे तो सिविल लाइंस, मॉडल टाउन टाइप की जो कॉलोनीज होती हैं, वहां आपको पिछड़े वर्ग के एक भी मकान नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो हमने सर्वे करा के देख लिया है, जो अमीर पुरानी कॉलोनीज हैं, जो 50s 60s की कॉलोनीज है, उसमें ओबीसी का एक भी मकान नहीं है। अब लेकिन जो कॉलोनीज बन रही है उसमें आपको दिख जाएगा। तो एक तरह से शहरी मध्य वर्ग का निर्माण पिछड़े वर्ग का पहली बार शुरू हुआ। और जो राज्यों में ओबीसी का आरक्षण थोड़ा पहले लग गया था कई राज्यों में, और ये केंद्र में जब लगा तो ओबीसी का मिडिल क्लास एक तरह से नेशन बिल्डिंग में पहली बार पार्टनर बना। तो ये बहुत ऐतिहासिक है इस मामले में। तो हालांकि ये जो प्रश्न है वो मेरे को और पहले लेना चाहिए था आपसे, सबसे पहले ही, कि ये जो आप जिस मुद्दे को लेकर के आप काम कर रहे हैं, जो जिसको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, फुले की विचारधारा कहा जाता है, तो इस विचारधारा में आप कैसे आए? कैसे आपको लगा कि ये जो बात है, ये बात कहनी चाहिए, अपने विचारधारा, उस विचारधारा को लेकर के चलना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए ये जो चूँकि एक तरह से मेरी जो ट्रेनिंग है वो पढ़ाई वगैरह जो है उसमें ज़्यादातर मैंने शुरुआती दिनों में वेस्टर्न फिलोसफर्स को ज़्यादा पढ़ा। मतलब उसमें सी राइट मिल, रेनन, कुछ मार्क्स, कुछ हॉब्स, इन लोगों को मैंने ज़्यादा पढ़ा। और उसमें जो जिस तरह का एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बना, जो थ्योराइजेशन मेरा बना, उसमें एक पश्चिम की जो आधुनिकता है उसका तत्व रहा। और उस तत्व का मुझे भारत में उसका जो एक मैनिफेस्टेशन है, उसका जो प्रतिरूप है, वो मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और फुले और पेरियार के लेखन में मिला, जिसमें कि जब वो परिकल्पना इन फिलोसफर्स की है कि नेशन की परिकल्पना है, सोसाइटी की जो परिकल्पना है, अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ टाइप की जो एक यूटिलिटेरियन आइडिया है, इस तरह के जो विचार हैं, इस विचार के सबसे करीब मुझे ये लोग ही नजर आए। और ये भी मुझे समझ में आया कि जो जब तक जो पूरे नेशन के ज्यादातर समूह को नेशन बिल्डिंग में आप हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, तब तक नेशन जो है वो बन नहीं पाएगा। जिस बाबा साहब अपने संविधान सभा में कहते भी हैं कि नेशन इन द मेकिंग है, अभी नेशन बना नहीं है, बनाना है। तो ये असल में बहुत रेनो की जो परिभाषा है नेशन की, इसके बहुत करीब है कि वो एक फिलोसॉफिकल आइडिया है नेशन। मतलब लैंग्वेज या धर्म से राष्ट्र नहीं बनता। अगर एक धर्म से एक राष्ट्र बनता तो
ईसाइयों के 50 देश नहीं होते, मुसलमानों के भी 40-50 देश नहीं होते। और तो ये या नस्ल से भी नहीं बनता, एक ही नस्ल के लोग यूरोप में 50 देश क्यों बन रहे हैं? तो ये इन चीज़ों से नेशन नहीं बनता है, लैंग्वेज से भी नहीं बनता। इंग्लिश बोलने वाले कितने देश हैं? तो ये या भारत के इतने सारे लैंग्वेज के बावजूद एक देश है। तो नेशन क्या बनता है, वो एक्चुअली एक फिलोसॉफिकल आइडिया है कि हमको साथ रहना है, इसकी सहमति है, सम्मति है। तो ये सहमति कहाँ से आती है? जो फ्रेटर्निटी से आती है, ये बंधुत्व से आता है। और ये कोई कानून लागू नहीं कर सकता कि मैं संजीव जी को एक व्यक्ति मानूं और इस नाते उनके अधिकारों का सम्मान करूं और उनके साथ एक भाईचारा बनाऊं। मुझे उनके साथ दोस्ती करनी है, साथ में अगर हैं तो चाय पी रहा हूं तो मैं उनको भी चाय के लिए पूछूं। ये चीज मुझसे कोई कानून नहीं लागू करवा सकता, ये संविधान नहीं लागू कर सकता है। फ्रेटर्निटी एक आइडिया है, एक विचार है, एक आदर्श भाव है। तो ये जो उदात्त विचार है, ये जो ग्लोरी है थॉट की, ये महानता मुझे इन फिलोसफर्स में दिखती है, जो कि एक तरह से जो मनुवादी आइडियाज हैं उसका एक एंटीथेसिस यहाँ पर मुझे नजर आता है। तो ये इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इन विचारों के प्रति आकृष्ट होना मेरा एक उसका स्वाभाविक प्रोग्रेशन था कि एक वेस्टर्न फिलोसफी से जब हम आगे बढ़े तो भारत में मुझे ये लोग ही दिखे जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज के करीब मुझे नजर आए। जी। तो थोड़ी अभी उल्टी यात्रा है। आमतौर पर लोग पहले फुले अम्बेडकर को पढ़ते हैं, फिर वो चूंकि फुले जो हैं वो वेस्टर्न आइडियाज की बात करते हैं, स्लेवरी की बात करते हैं, अमेरिकन स्लेवरी, या जो बाबा साहब हैं वो जेफरसन की बात करते हैं, डेवी की बात करते हैं। तो वो वहां से कुछ लोग वेस्टर्न फिलोसफर्स की तरफ जाते हैं। मैंने संजोग ऐसा रहा, मेरे आसपास ऐसे लोग रहे जो वेस्टर्न फिलोसफीज उन्होंने पढ़ी थी, ये किताबें उनके घरों में थी, हमारी लाइब्रेरी थी शहर की, उसमें भी ये किताबें ज्यादा थी। तो वहां से मेरा ये प्रोग्रेशन रहा है। तो इसमें जो है अभी आपकी किताब जो आ रही है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इसमें जो है चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी किताब है, वो काफी चर्चित किताब है और मेरे पास भी ये किताब है। लेकिन इसमें जो आपने बताया है कि मीडिया है, मीडिया किस प्रकार से अपने आप को चौथा खंबा लोकतंत्र का बताता है, लेकिन वो दरअसल वो तो है नहीं। तो आपको जी, तो आपको क्या लगता है कि जो भविष्य में क्या मीडिया एक बहुजन मीडिया अलग से बनाना पड़ेगा या फिर इसका अल्टरनेट क्या होगा? क्योंकि ये तो लगता नहीं है कि जो सवर्ण मीडिया है वो उसमें कुछ सुधार होगा। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए आप। देखिए, मीडिया जो है वो जब हम लोग चौथा खंबा बोलते हैं ना, तो वो असल में डेमोक्रेसी का चौथा खंबा नहीं है, वो सिस्टम का चौथा खंबा है, व्यवस्था का जो, और व्यवस्था किसके कंट्रोल में है, उन्हीं का चौथा खंबा है। उस खंबे के नाते उसका दायित्व है कि उस सिस्टम को टिकाए रखे। तो उससे हम अगर कोई रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी जब उम्मीद करते हैं मीडिया से, तो वो उम्मीद ही गलत है। मीडिया क्योंकि सिस्टम का चौथा खंबा है और उसका कंट्रोल जो है पूरी तरह से समय हमेशा से, आज की बात नहीं है, ये हमेशा से बड़ी पूंजी का खेल है, कॉर्पोरेट कंट्रोल में रहा है। कॉर्पोरेट किसके हाथ में, सामाजिक रूप से भारत में ये भी लोगों को पता है कि 80% से ज्यादा कॉर्पोरेट बोर्ड रूम सिर्फ ब्राह्मण और बनियों से भरे पड़े हैं। तो ये किसके लिए काम करेगा, इसको लेकर बहुत कोई भ्रम पालने की स्थिति नहीं है। सिर्फ इतना है कि क्योंकि मीडिया को अपनी निष्पक्षता सेल करनी होती है ताकि वो सब हर किसी तक पहुंचे, तो वो थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ता है कि ताकि लोग उस पर थोड़ा भरोसा करें। अगर भरोसा ही नहीं करेंगे तो मैं सुबह अखबार पढ़ते अगर मुझे लगेगा कि सब कुछ झूठ लिखा हुआ है तो मैं उस अखबार को नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए उसको एक सच का छद्म क्रिएट करना पड़ता है, एक न्याय का छद्म क्रिएट करना पड़ता है। तो ये असल में, और इस वजह से लेकिन क्रिटिकल मौकों पर वो शासन के साथ, सरकार के साथ, व्यवस्था के साथ खड़ा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सभी लोगों ने फेस किया। जैसे आप देखिए ज्योतिबा फुले के समय में भी आप देखिए तो उन्होंने जैसे अपना प्रेस क्यों अपना बनाया, क्योंकि उनका वो काम बाकी लोगों के साथ नहीं हो पा रहा था। या उन्होंने जब कहा कि जो पुणे सार्वजनिक सभा है वो सार्वजनिक कैसे है वहां, अगर वहां उसमें किसान जातियों को, अस्पृश्य जातियों को, शूद्र जातियों की अगर हिस्सेदारी ही नहीं है, ओबीसी जिन जातियों को हम कहते हैं, तो सार्वजनिक सभा नहीं है। फिर वो पुणे ब्राह्मण सभा हो सकती है और कोई दिक्कत नहीं है, पुणे वो सवर्ण सभा हो सकती है, लेकिन पुणे सार्वजनिक सभा होने के लिए तो सबको होना पड़ेगा। तो इंडियन मीडिया होने के लिए तो फिर इंडिया के सारे सोशल ग्रुप्स के लोग उसमें होने चाहिए, सबकी बात आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम बाबा साहब भी फेस करते हैं। बाबा साहब का अगर वो भाषण हम पढ़ें जो उन्होंने लिखा
रानाडे गांधी एंड जिन्ना, जो उन्होंने पुणे में भाषण दिया था गोखले मेमोरियल हॉल में, तो इसमें भी वो कहते हैं कि एक मीडिया को मैं कुछ भी लिखूं उसका वो क्रिटिसाइज ही करता है और वो हीरो बनाता है, क्योंकि मीडिया अगर आपके हाथ में, प्रेस इन योर हैंड यू कैन मेक हीरोज, ये जो उन्होंने कहा है, तो आप प्रेस किसके हाथ में है, तो वो हीरो बना रहा है और वो हीरो वर्शिप करा रहा है। तो वो एक मीडिया का एक हिस्सा जिन्ना के साथ है, एक हिस्सा गांधी के साथ है, दो हीरो बना रहे हैं, और हम जैसे लोग कुछ भी कहते हैं तो हम विलन के तौर पर पेंट किए जाते हैं। और उन्होंने एक अगली लाइन लिखी है कि ये जो हेट्रेड है इसका सोर्स उन जो हिंदुओं की अछूतों के प्रति जो हेट्रेड है, घृणा है, वही स्रोत है मीडिया की मेरे प्रति घृणा का, मुझे लेकर जो उनका घृणा का भाव है ये वहां से आता है। इवन बाबा साहब अपना रेजिग्नेशन लेटर में लिखते हैं कि मुझे ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों लिखना पड़ रहा है, मैं बोल के क्यों नहीं काम ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर देगा, इसलिए मुझे लिखित में अपना पूरा स्पीच देना पड़ रहा है। तो ये मीडिया को लेकर बाबा साहब की भी हमेशा ये थॉट थी कि ये मीडिया हमारे काम का नहीं है। इसलिए बाबा साहब देखिए अपने जीवन काल में 1920 में ही भारत आते ही बल्कि उन्होंने अपना मीडिया चलाया, मूकनायक से उन्होंने शुरुआत की, और उसके पहले संपादकीय में ही लिखते हैं कि इस मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बाकी का जो मीडिया है वो कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग के साथ है, तो हमारी आवाज कहाँ जाएगी। तो उसके बाद वो मूकनायक से लेकर आपको देखिए फिर बहिष्कृत भारत, फिर जनता, फिर समता, फिर प्रबुद्ध भारत, 5 अलग अलग पब्लिकेशन वो चलाते हैं। इवन आपको पेरियार भी अपना प्रेस चलाते हैं। बाद में फिर जो डीएम का प्रेस बनता है मुरासोली, और उसके अलावा रिवोल्ट, ये तो भारत में जो बहुजन नायक है उन्होंने अपना प्रेस बनाना है ये प्रोजेक्ट के तौर पर हमेशा लिया। काशीराम साहब भी बहुजन संगठक उन्होंने लॉन्च किया, दैनिक अखबार भी लाया, और ये भी प्रोजेक्ट था उनको कि हर भाषा में एक दैनिक अखबार हो, इसके लिए प्रेस भी बनाया। तो ये जो आइडिया है थोड़ा नॉर्थ में कम है, लेकिन साउथ में तो हर जो ओबीसी या दलित के जो भी नेता हैं वो अपना प्रेस चलाने की कोशिश उन्होंने हमेशा की है। तो ये मीडिया जो है इससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा। निश्चित रूप से बहुजन मीडिया का भारत में स्कोप भी है, लेकिन ये है कि भारत में जो बहुजन मीडिया है इसमें वो ग्लोरी या वो ऊंचाई नहीं हासिल की है जो एक तरह से अमेरिका में आपका ब्लैक प्रेस ने हासिल किया है, जो अश्वेत लोगों का प्रेस था। 1945-46 तक में आप देखिए, तो आज से कितने साल पुराने हो गए, 60 और 80 साल पुराने, वहां पर कम से कम 5 अखबार, दैनिक अखबार ऐसे थे जिनकी बिक्री उस समय 3 से 4 लाख थी। भारत में आज भी कोई इन बहुजन मीडिया इतना बड़ा नहीं हुआ है। शिकागो डिफेंडर, मायामी टाइम्स, इस तरह। अब शिकागो डिफेंडर की बहुत बड़ी ताकत थी। आपको बाद में उनकी एक मैगजीन आई एबोनी, जो कि अमेरिका की सबसे पावरफुल मैगजीन्स में रही, जो ब्लैक सक्सेसफुल लोगों को उसको प्रेजेंट कर रहा था कि जो श्वेत हैं वो कहाँ किस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, फिल्म में, स्पोर्ट्स में, इनको वो अपने कवर पर स्थान देता था हमेशा। एबोनी अभी भी है, तो शिकागो डिफेंडर भी अभी भी चलता है। तो ये बहुत एनसीएपी फिर ने अपना पब्लिकेशन शुरू किया, वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, बहुत पावरफुल है। वो शायद इसलिए है क्योंकि ब्लैक्स का वो कितना भी कहें कि श्वेत उनको दबा रहे थे, लेकिन इसके बाद भारत की तरह का शोषण नहीं वहां पर कभी भी रहा, और इस वजह से वो ब्लैक्स का मिडिल क्लास वहां पर रहा, उनके उद्योगपति रहे, बिजनेसमैन रहे, और उनके रिसोर्सेस से वहां पर ब्लैक प्रेस जो है वो बहुत पावरफुल रहा। वो भारत में नहीं हो पाया है, और वो ब्लैक को इसलिए फिल्मकार वहां पर हैं, ब्लैक बहुत सक्सेसफुल फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, स्पोर्ट्स तो वो कंट्रोल करते हैं, म्यूजिक भी सिर्फ 12-13% आबादी के बावजूद अमेरिकन म्यूजिक का 50% से ज्यादा जो वो ब्लैक हैं। वो ऊंचाई यहाँ पर कभी भी शेड्यूल कास्ट या ओबीसी या आदिवासियों ने हासिल नहीं की है। वो जो ऊंचाई ब्लैक्स ने वहां हासिल की है, जो मतलब दम है, एक उद्योगपति वहां पर ब्लैक्स का बहुत पावरफुल और बड़े बड़े पोजीशन पे। यहाँ पर आपको रायपुर के एयरपोर्ट में चले जाइए तो आपको नाम देख के पता चल जाता है, आपको एक फ्लाइट की लिस्ट में आपको 1-2 भी ट्रैवल नहीं मिलेगा। ये अमेरिका में नहीं हो सकता। मैंने अमेरिकन एयरपोर्ट्स में मैंने देखा है कि ब्लैक्स अच्छी खासी संख्या में वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं। आबादी से कम नहीं है, मतलब जितनी आबादी है यहाँ पर आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी बड़ी संख्या में दलित या आदिवासी या ओबीसी आपको एयरपोर्ट पे दिखे। तो ये मतलब एक बड़ा डेफिसिट है, बड़ा गैप है। तो मीडिया के मामले में मुझे कहना है कि बहुजन मीडिया का स्कोप है और इसको और बड़ा होना चाहिए। दिलीप मंडल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।
और भविष्य में भी कुछ मुद्दों को लेकर के आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। और साथियों, आपने भी इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका भी हृदय से शुक्रिया। और अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम।